प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज शॉर्ट हैंड हिंदी की इस थ्योरेटिकल क्लास में मैं आपको स्वरों को विस्तार से समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक है स्वर कि आशुलिपि में स्वर किस प्रकार से लगाए जाते हैं, किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, इनकी क्या भूमिका है आशुलिपि में। तो स्वरों को हम विस्तार से समझेंगे। इसके पूर्व मैं आपको इनके डेफिनेशंस के बारे में एक बार समझा चुका था कि स्वर की क्या परिभाषा होती है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्ज़ाम में आते हैं कि स्वर से आपका क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार से होते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। या इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि स्वर को परिभाषित करते हुए गहरे बिंदु एवं गहरे डैश स्वरों को उदाहरण सही समझाइए। या इसमें स्वर की क्या भूमिका है, हल्के बिंदु एवं हल्के डैश वाले स्वरों को समझाइए। तो आज हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक और उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और कॉपी और पेन के साथ में बैठिए और लिखते रहिए। और जहाँ समझ में ना आए हमें ज़रूर बताएं, हम फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो स्वर के बारे में जैसा हमने बताया था कि ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो आप उसको ऐसे ही इसको लिखेंगे, जिससे कि आपको इस क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे उसमें पूछा जाएगा और उसके लिए एक मार्क्स भी निर्धारित होंगे। तो जैसे पूछा गया कि स्वर से आपका क्या अभिप्राय है, तो अगर आपने इसकी ये डेफिनेशन नहीं लिखी तो आपकी ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपने प्रश्न का जो उत्तर है वो अधूरा दिया है। तो ध्यान रखें, अच्छी तरीके से जितना पूछा जाए उतने को विधिवत तरीके से समझाना है आपको इसमें। उसके बाद में आपने हिंदी भाषा में पढ़ा कि स्वर जो होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। वैसे आशुलिपि की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आशुलिपि में स्वरों को दो ग्रुपों में रखा गया है। तो स्वर के प्रकार होते हैं दो। पहला है हमारा गहरे बिंदु एवं गहरे डैश, गहरे बिंदु एवं गहरे डैश। और दूसरे होते हैं हल्के बिंदु एवं हल्के डैश। यहाँ पर जो भी स्वर आपको दर्शाने हैं वो बिंदु और डैश दोनों के माध्यम से अलग अलग हम दर्शाएंगे। और इसमें एक और टर्म आती है जिसमें कहा जाता है दीर्घ स्वर और लघु स्वर का क्या होते हैं, उनकी भी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। पूछा जाता है
कभी एग्ज़ाम में अलग से कि दीर्घ स्वर से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप वहाँ पर बताएंगे जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दूसरा आपसे पूछा भी जाता है कि लघु स्वर क्या होते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर में 5 से 7 नंबर 8 नंबर के लिए लिखने के लिए आता है, तो उसमें अगर आप थ्योरी के हिसाब से ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि विस्तार से लिखने का प्रयास करें। तो लघु स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, वे स्वर लघु स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आशुलिपि में स्वरों की संख्या 12 होती है। स्वरों की संख्या 12 होती है। होते तो दो प्रकार के हैं, गहरे बिंदु एवं गहरे डैश, हल्के बिंदु एवं हल्के डैश। लेकिन इन दोनों में मिला करके कुल 12 स्वर होते हैं आशुलिपि में। इन 12 स्वरों को दो भागों में बांट दिया गया है, 6-6 के समूह में। 6 एक समूह में होते हैं और 6 दूसरे समूह में होते हैं। तो पहले छह स्वरों को हम गहरे बिंदु एवं गहरे डैश से दर्शाते हैं, और जो शेष 6 होते हैं हमारे पास, शेष 6 स्वरों को हम हल्के बिंदु एवं हल्के डैश से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद में कुछ इसमें एक दो और टर्म हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से। जैसे कहा जाता है कि अग्र स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं।
अग्रस्वर। तो अग्रस्वर के बारे में समझ लीजिए आप लोग कि बिंदु स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह में अगले भाग में आती है, इसलिए इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं। उसके बाद में पश्च स्वर क्या हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो पश्च स्वर में आप बताएंगे डैश, स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह में पीछे चली जाती है। इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है, अग्रस्वर पश्च स्वर आप किसे किसे कहते हैं। तो ये जो हमने आपके सामने ये डेफिनेशन जो लिखी हैं, जो स्वरों से संबंधित हैं, आपको समझ में आई होंगी। ये मुझे बखूबी समझ में आता है, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा तेज़ स्पीड से भी नहीं बताया है और लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। तो परिभाषा जो इसकी है वो तो आपको पता ही हो गई है। तो नया जो पोर्शन आपका स्टार्ट हुआ है वो स्वर से स्टार्ट हुआ है। तो आप यह समझ लीजिए, व्यंजन माला में जब तक आप व्यंजन माला के जो व्यंजन हैं उनको व्यवस्थित करके जब तक आप स्वर नहीं लगाएंगे तब तक आप किसी भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। तो किसी भाषा में स्वर एक आत्मा की तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से मनुष्य में अगर आत्मा है तो वो जीवित है और वो बोलता है, उसी तरीके से किसी भाषा में स्वर एक आत्मा का काम करते हैं। तो आसलिपि में स्वरों को दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला गहरे बिंदु और गहरे डैश, दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से आपका क्या अभिप्राय है। तो दीर्घ का मतलब आपको पता, दीर्घ माने होता है बड़ा, लंबा, जिसमें ज़्यादा समय लगे। तो इसमें है, अब यहाँ पर स्वरों की बात है तो स्वरों में हमें उच्चारण करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगे, अधिक समय लगे, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनमें अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में लघु स्वर क्या है। लघु मतलब छोटा, कम। तो जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है वो लघु स्वर कहलाते हैं।
तो ये दीर्घ और लघु ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में जब हम आशुलिपि हिंदी की बात करते हैं तो इसमें स्वर तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या जो है वो 12 होती है। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। वाइवा में एग्जामिनर लोग ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, आपसे पूछते हैं स्वरों की संख्या और बता देते हैं प्रकार, वो जल्दबाजी की वजह से हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जा रहा है या एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है। संख्या पूछा गया है कि प्रकार पूछा गया है। तो स्वरों की संख्या होती है 12 और इन स्वरों को 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया है। 6 अलग कर दिए गए और 6 इसमें अलग कर दिए गए। अब जो पहले 6 हैं, जो पहला जो 6 का जो समूह है उनमें उनको हम गहरे बिंदु एवं गहरे डैश से दर्शाते हैं। और उसके बाद के जो 6 स्वर और बचते हैं उनको हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि संख्या और प्रकार में क्या अंतर है। उसके बाद में अग्रस्वर, अगर अग्रस्वर की बात होती है तो इसमें बिंदु स्वर भी होते हैं और डैश स्वर भी होते हैं। तो कहते हैं कि जो बिंदु स्वर जितने होते हैं उन सब के उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो मुंह के अगले भाग में आ जाती है, आगे की तरफ आती है, इसलिए उनको हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्र मतलब आगे, आगे की तरफ जब आती है जीभ तो वो अग्रस्वर हो गए। पश्च स्वर में पीछे की तरफ, पश्च स्वर में पीछे की तरफ जीभ चली जाती है, इसलिए उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। आशा करता हूँ कि इतना आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम आपको अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के जो स्थान होते हैं उन स्थानों का निर्धारण हम करते कैसे हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन रेखाओं पर स्वरों का स्थान। व्यंजन रेखाओं पर स्वरों का स्थान कहाँ पर होगा, किस तरीके से हम उनको निर्धारित करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आशुलिपि में आपको स्वर ही दर्शाना नहीं आया तो फिर आप उनका उच्चारण अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यंजन रेखा के 3 स्थान होते हैं, 3 स्थान होते हैं। अब देखिए, पहला प्रथम स्थान कहाँ पर होगा, जहाँ से व्यंजन रेखा प्रारंभ होती है, वह प्रथम स्थान, वो होता है प्रथम स्थान। उसके बाद में
व्यंजन के बीच का मतलब मध्य, मध्य का स्थान द्वितीय स्थान होता है। इसको हम स्वरों के लिए द्वितीय स्थान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में व्यंजन रेखा के अंत का स्थान होता है, जहाँ पर व्यंजन समाप्त करते हैं, वो तृतीय स्थान होता है। ठीक है। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात है कि स्वरों को लगाना हम प्रारंभ किधर से करेंगे। ये तो स्थान की बात हो गई है, तो इसमें ध्यान रखेंगे स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के प्रारंभ से गिने जाते हैं। उसके बाद में अधोमुखी व्यंजन रेखाओं के स्थान ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। उसके बाद में ऊर्ध्वमुखी व्यंजन ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के स्थान नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें समतल रेखाओं के स्थान बाएं ओर से दाएं हाथ, बाएं ओर से दाएं हाथ की ओर गिने जाते हैं। ये स्थान के बारे में अगर बात की जाए तो ये 3 स्थान होते हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए, और ये आपके होते हैं कि स्वर लगाते कैसे हैं। अब हम आपको इनको दर्शाना बताते हैं कि किस तरीके से आप इनको दर्शाएंगे।
ये आप देखिए इनको, जैसे कोई एक व्यंजन हम आपको बताते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये एक पा व्यंजन है। अब इस पा व्यंजन में बताया गया था पा बनता है डाउनवर्ड, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। तो अब ये है अधोमुखी, तो हमने बताया था अधोमुखी व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। अब ऊपर से नीचे की ओर होंगे तो इनका जो प्रथम स्थान होगा स्वर का, वो ये यहाँ पर प्रथम स्थान होगा, द्वितीय स्थान मध्य में होगा और तृतीय स्थान अंत में होगा। अब उसके बाद में पहली तरफ, क्योंकि किसी भी व्यंजन में दोनों तरफ हम स्वर लगा सकते हैं, तो सेम पोजीशन स्वरों की इधर भी होगी। पहला इधर होगा, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अच्छा, उसके बाद में जैसे टा व्यंजन है, ये टा व्यंजन है हमारा। अब इसमें भी ये भी हमारा ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो इसमें भी जो स्टार्टिंग होगी अधोमुखी व्यंजनों में स्वर लगाने की, तो हम प्रथम स्थान से ही करेंगे। तो पहला यहाँ लगेगा, दूसरा होगा तो यहाँ लगेगा, तीसरा है तो यहाँ लगेगा। उसके बाद में अगर कोई किसी व्यंजन के पहले स्वर आ गया है तो वो हम पहला इधर लगा देंगे, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा। उसके बाद में सपोज कीजिए कि ये व्यंजन है, इसको हम ला व्यंजन कहते हैं। ला, इसको हम लोग की बनावट से ही आपने देख लिया होगा कि ये इस तरीके से ला बनता है, और ये इस डायरेक्शन में बना है नीचे से ऊपर को। तो अब नीचे से ऊपर को जब बना हुआ है, तो अब जहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं वो प्रथम स्थान होता है स्वर का। और ये हमारा व्यंजन कौन सा व्यंजन है, नीचे से जब ऊपर को बनाते हैं तो वो हमारा व्यंजन होता है ऊर्ध्वमुखी व्यंजन, और जो ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं वो हमारा होता है अधोमुखी व्यंजन। तो अब ऊर्ध्वमुखी व्यंजन में ये हमारा ला हमारा ऊर्ध्वमुखी है, तो इसमें प्रथम स्थान प्रारंभ में, द्वितीय स्थान मध्य में और तृतीय स्थान अंत में होगा। तो वही कंडीशन इधर भी अप्लाई होगी, प्रथम पहला होगा, यहाँ दूसरा होगा और यहाँ तीसरा होगा। तो उसके बाद में ये व्यंजन आप समझ गए। जैसे फिर उसके बाद सपोज करो कि ये वा व्यंजन आपने बनाया, ये वा व्यंजन हो गया। अब वा व्यंजन में हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी हमारा ऊर्ध्वमुखी व्यंजन हुआ। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे प्रारंभ में पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा हो गया। उसके बाद में समतल व्यंजन, ये हमारा समतल व्यंजन है। का मान लीजिए कि ये हमारा का है, ये हमारा वा था, ये हमारा का हो गया। शेप में थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको दर्शाने में स्पष्टता रहे। तो इसमें पहला यहाँ, दूसरा मध्य में, तीसरा अंत में। वैसे ही पहला इधर, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर होगा। अब उसके बाद अगर हम माँ व्यंजन बनाते हैं, ये हमारा माँ व्यंजन है। माँ में देखें तो पहला यहाँ, दूसरा मध्य में, तीसरा अंत में। प्रारंभ की तरफ भी ऐसा पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी व्यंजन आपके वर्णमाला में हैं, उन सभी में आप ऐसे ही लिख करके और अभ्यास कीजिए कि स्वरों के स्थान कहाँ कहाँ पर होंगे, और अच्छी तरीके से आप याद कीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा एक दो बातें और बताते हैं आपको इसमें, कि आशु लिपि
आशुलिपि की कॉपी पर जो लाइनें बनी होती हैं उनसे भी स्वरों का स्थान प्रकट होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो लाइन आपकी यहाँ पर दर्शाई गई है, कोई भी लाइन हो, ये A to Z कोई भी लाइन हो सकती है, इसमें से जो भी लाइन है इस पर जो भी व्यंजन हम यहाँ पर बनाएंगे उससे भी हम यह पता कर सकते हैं कि इस पर कौन सा स्वर है। भले ही आप उस पर कोई स्वर ना लगाएं, तब भी हम ये इसमें जान सकते हैं। कैसे जानेंगे वो देखिए आप। जैसे इसमें कहा गया कि लाइन के ऊपर प्रथम स्थान, उसके बाद में लाइन पर द्वितीय स्थान और उसके बाद में लाइन के नीचे का मतलब काट कर, नीचे या लाइन पर तृतीय स्थान होता है। इस अतः व्यंजन रेखाएं अपने स्वर अपने स्थान के अनुसार, किसके स्थान? स्वरों का जो स्थान होगा उसके अनुसार क्योंकि व्यंजन रेखा का कोई स्थान नहीं होता है। व्यंजन रेखा को तो कहीं पर बना दो, लेकिन व्यंजन रेखा को जब हम आशुलिपि में बनाते हैं तो स्वर के स्थान के अनुसार उसको बनाते हैं कि वो कहाँ बनेगा। स्थान के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर लिखी जाती है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर लिखी जाती है। पहले व्यंजन रेखाएं लिखी जाती हैं, उसके बाद में ही
स्थान के अनुसार स्वर रेखाओं के दाईं ओर या नीचे, दाईं ओर या नीचे लगते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा, इनके जो रूल्स थे वो आपने देखा होगा सभी ने। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि स्वर जो है वो जब लगाए जाते हैं तो सबसे पहले व्यंजन रेखा लिखी जाती है और उसके बाद में स्वरों का जैसा स्थान होगा, मतलब प्रथम स्थान का स्वर, द्वितीय स्थान का स्वर, तृतीय स्थान का स्वर जो है आदि, वो स्वरों के स्थान के अनुसार लगाए जाते हैं। और लगाने के लिए उन्होंने बताया कि रेखा के दाईं ओर या नीचे लगते हैं। ये उन्होंने बताया कि जो स्वर होते हैं वो लगते हैं। अब एक बार हम फिर से आपका इसमें रिवीजन कराते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एक बार और। इन्होंने कहा दाईं ओर लगाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। हमने ये एक व्यंजन बनाया, इस तरीके से आप जान गए होंगे कि ये एक हमारा जा, डार्क है तो जा है, और लाइट है तो चा है। अब इसको चा जा, ये आप इसमें देख रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने बताया कि जैसे स्वर है हमारा जा, ये लिखना है हमारा, ये मान, ये शब्द है हमारा, शब्द है जा। अब जा में अगर देखेंगे तो व्यंजन है फिर स्वर है, पहले व्यंजन है और फिर स्वर है। अब ये और जब हम वहाँ पर स्वर लगाते थे तो 3 स्थान पे लगाते थे। ये हमारा अधोमुखी है तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो उन्होंने कहा कि जो स्वर लगेंगे वो दाईं ओर लगेंगे। अब दाईं ओर का कहने का मतलब ये है, इस तरफ लगेंगे, और इसका स्थान जो होता है वो हमारा होता है प्रथम स्थान पर, तो जा बनेगा और प्रथम स्थान पर इसको हम लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया जा, बिल्कुल करेक्ट। अब नीचे की बात आती है। नीचे का मतलब जैसे हमने लिखा का, अब का में स्वर आया तो अब इसमें तो नीचे की ओर लगेंगे। समतल व्यंजन जितने भी होते हैं उसमें स्वर नीचे की ओर लगते हैं, तो इसमें का यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा का हो गया। ये दाएं और नीचे का खेल है। अभी इसको और समझाते हैं, इसमें और भी समझाने के लिए है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपका रिवीजन करवाते हैं पहले अच्छी तरीके से। परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी, हमने कई बार आपको बताया है। और ये क्वेश्चन आप इसको ये कह लो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार इससे कुछ न कुछ पूछा ही जाता है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे इस टॉपिक को, और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वरों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, गहरे बिंदु और गहरे डैश। दूसरे हल्के बिंदु और हल्के डैश, ये हमारे स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो लघु स्वर कहलाते हैं।
लघु का मतलब होता है कम, दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा। तो अगर आपको दीर्घ और लघु का मतलब पता है तो आप ये इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। उसके बाद में स्वरों की संख्या है 12। 12 स्वरों की संख्या होती है और इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है 6 के। एक पार्ट में 6 और दूसरे पार्ट में 6। और जो एक पार्ट में जो 6 होते हैं उसमें गहरे बिंदु और गहरे डैश वाले व्यंजन आते हैं, स्वर आते हैं। उसके बाद जो शेष 6 बचे हुए होते हैं उसमें हल्के बिंदु में हल्के डैश वाले स्वर आते हैं। फिर इसमें अग्र स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मुख के आगे वाले भाग में आ जाती है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ मुख के पीछे चली जाती है उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि व्यंजन रेखाओं पर स्वरों का स्थान कैसे निर्धारित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन रेखाओं के स्थान निर्धारण के कितने पॉइंट होते हैं, जितने स्थानों पर हम स्वर लगा सकते हैं, तो आप बताओगे 3 स्थान होते हैं। किसी भी व्यंजन रेखा पर 3 स्थान होते हैं जहाँ पर हम स्वर लगा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जहाँ से व्यंजन रेखा हम प्रारंभ करते हैं वो प्रथम स्थान होता है। प्रथम स्थान व्यंजन रेखा के प्रारंभ पर होता है। और जो द्वितीय स्थान होता है वो व्यंजन रेखा के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में होता है। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो तृतीय स्थान होता है वो व्यंजन रेखा के बिल्कुल अंत में होता है। बिल्कुल अंत में जो अंतिम पॉइंट उसका होता है वहाँ पर इसका तृतीय स्थान होता है। उसके बाद में ये बताया गया कि स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के प्रारंभ से गिने जाते हैं। प्रारंभ का अभिप्राय ये है कि जहाँ से व्यंजन रेखा हम बनाना प्रारंभ करते हैं उस प्रारंभ का यहाँ पर अभिप्राय बताया गया है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ये खा लिख दिया, ये खा व्यंजन हमने यहाँ पर बना दिया। अब इस खा व्यंजन में स्वरों का की जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से होगी? वो हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि व्यंजन रेखा की जो काउंटिंग होती है वो प्रारंभ से होती है। प्रारंभ का मतलब जहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाया, यहाँ करते करते अंत में हम पहुँच गए। तो जो ये अंतिम पॉइंट है ये हमारा तृतीय स्थान होता है। और गिनना हमेशा किसी भी व्यंजन में जब हम काउंटिंग करेंगे स्वरों की तो वो हम प्रथम स्थान से करेंगे। तो प्रथम स्थान पर पहला जहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, दूसरा मध्य में और तीसरा अंत में होता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं जब हम स्वरों को लगाते हैं। तो स्थान के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि जहाँ से बनाना शुरू करेंगे वहीं से हमारा पहला शुरू होगा। जैसे हम रा की बात करते हैं, रा व्यंजन की, तो रा व्यंजन इस तरीके से बनता है रा। तो हमने इसको यहाँ से बनाना प्रारंभ किया तो ये प्रथम द्वितीय और तृतीय, इधर भी प्रथम द्वितीय और तृतीय। अब उसके बाद में रा हमारा डाउनवर्ड ऐसे भी बनता है। अब इस वाले रा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है। तो इसमें ये प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये इस तरीके से आएंगे इसमें। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जहाँ से व्यंजन को बनाना प्रारंभ करेंगे काउंटिंग हम वहीं से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अधोमुखी जितने व्यंजन होते हैं, अधोमुखी वे व्यंजन जो ऊपर से नीचे को बनाए जाते हैं, वो सारे व्यंजन हमारे अधोमुखी व्यंजन होते हैं। तो अधोमुखी व्यंजनों में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने जैसे टा व्यंजन बताया था, तो टा ऊपर से नीचे आया तो बनाना तो हमने यहीं से प्रारंभ किया था, तो ये हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और जो ऊर्ध्वमुखी व्यंजन होते हैं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन नीचे से ऊपर को बनते हैं। तो जब नीचे से ऊपर को बनते हैं तो इनकी जो गणना करेंगे वो भी हम नीचे से ही करेंगे। अधोमुखी ऊपर से नीचे बनते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर काउंट किए जाते हैं। ये बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है।
जिससे आपको स्वरों के निर्धारण में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो और आप बड़ी आसानी से आप स्वरों का स्थान का निर्धारण कर सकें। उसके बाद में समतल जो व्यंजन रेखाएं होती हैं उसमें हम स्वरों का निर्धारण बाईं ओर से दाईं ओर को करते हैं। ये भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो रेखाएं हमारी 3 प्रकार की ही होती हैं जो हम बनाते हैं, जो आकृति में दी गई हैं। एक तो समतल और दूसरा अधोमुखी, तीसरा ऊर्ध्वमुखी। तो समतल को हम बाईं ओर से दाईं ओर को बनाते हैं तो हम स्वरों की काउंटिंग भी बाईं ओर से दाईं ओर को करेंगे। अधोमुखी में ऊपर से नीचे को बनाते हैं तो इसमें ऊपर से नीचे को। ऊर्ध्वमुखी नीचे से ऊपर जाते हैं व्यंजन तो इसमें नीचे से ऊपर की काउंटिंग करते हैं। उसके बाद में आशुलिपि की कॉपी पर जो लाइनें बनी होती हैं उनसे भी स्वरों का स्थान प्रकट होता है। ये बिल्कुल सही बात है और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी होगी, क्योंकि पहले तो आप मैनुअली आप उनको करना सीखें कि कैसे हम उनको काउंट करेंगे बड़े बड़े से बना करके। ना बना लिया बड़ा सा तो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि अगर हम सोचेंगे लिखते समय स्वर कहाँ लगाएं तो हमें दिक्कत होगी। तो हम उनकी प्रैक्टिस बहुत बार बार करते हैं। तो कैसे हम इसमें ज्ञात करेंगे कि लाइन पर कौन सा स्थान कहाँ पर होगा। तो जो लाइन है ये हमारी लाइन है। इस लाइन में ऊपर अगर यहाँ पर हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं जो इसको टच ना करे, जो टच ना करता हो, तो लाइन के ऊपर है तो वो प्रथम स्थान वाला कहलाएगा। जैसे हमने बताया था आपको का, तो इस का को अगर हमें यहाँ लगाना है तो हम इसको लाइन के ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसे बना हुआ है तो अर्थात ये शो करता है कि यहाँ पर प्रथम स्थान का स्वर होगा। अब प्रथम स्थान का स्वर हो सकता है चाहे वो बिंदु हो या डैश हो, वो हम मैटर के हिसाब के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर बिंदु स्वर होगा कि डैश स्वर होगा। फिर द्वितीय स्थान होता है लाइन पर। द्वितीय स्थान लाइन पर होता है। ये लाइन है तो इस लाइन पर हम अगर ऐसे बनाते हैं इसका मतलब ये है कि इस व्यंजन पर द्वितीय स्थान का कोई स्वर है। जैसे हमने लिखा के और इस पर एक ही मात्रा है, द्वितीय स्थान का स्वर है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे बना करके यहाँ ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा लाइन पर हो जाएगा। ये लाइट में है, डार्क नहीं है, बार बार हो गया ऐसे करके ऐसे, तो ये के हो गया। और जो तृतीय स्थान होता है वो लाइन के नीचे या लाइन पर तृतीय स्थान लिखा जाता है। लाइन पर का मतलब ये है कि अगर समतल व्यंजन कोई आ गया, जब पूरी लाइन ही समतल व्यंजन है तो उसे हम लाइन पर बना देते हैं। अर्थात इसको क्या करते हैं, लाइन को काट करके लिखते हैं। लाइन के नीचे लिखते हैं तो लाइन, यहाँ जो लिखा है लाइन पर, ये उस स्थिति में है जब सभी हमारे जो है वो तृतीय स्थान के हैं और सभी व्यंजन हमारे उसमें समतल है, तब हम उसे लाइन पर बनाते हैं। नहीं तो तृतीय स्थान का जो निर्धारण है वो लाइन को काट करके किया जाता है। लाइन को काट करके, जैसे हमने लिखा टी। अब टी में ये तृतीय स्थान का स्वर है तो इसको जब हम दर्शाएंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे इस तरीके से बनाएंगे और तो ये हमारी टी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम लाइनों का निर्धारण करते हैं कॉपी पर। उसके बाद में व्यंजन रेखाएं अपने स्थान के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर लिखी जाती हैं। एक साथ आप देखेंगे कि कहीं पर भी सभी स्वर एक ही व्यंजन पर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब आप कुछ लिखेंगे तो एक शब्द पर एक ही स्वर, एक अक्षर जो होगा, एक अक्षर पर एक ही स्वर होगा। तो जब आप हर अक्षर के लिए अलग अलग आउटलाइन है तो उस पर स्वर एक ही लगेगा। 2 स्वर उस स्थिति में हो सकते हैं। अभी इसमें शॉर्ट हैंड में कुछ नियम हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, जिसमें एक आपके इस तरफ होगा, एक आपके एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ होगा। उस कंडीशन में हो सकते हैं 2 स्वर। नहीं तो आप एक व्यंजन पर हमेशा एक ही स्वर आएगा तो और वो भी अपने स्थान के अनुसार लगेगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपको ये पता करना है, लेकिन तीनों आपको एक ही व्यंजन रेखा पर कभी भी लगाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर पहले व्यंजन रेखाएं लिखी जाएंगी, उसके बाद में स्थान के अनुसार स्वर लिखा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं कि स्वर पहले लगा देंगे और व्यंजन रेखाएं बाद में लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक बात और हम इसमें आपको इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें क्या किया गया है कि दोनों तरफ इसमें स्थान पे बताया गया कि इधर भी स्वर लगेंगे, इधर भी स्वर लगेंगे। तो अभिप्राय ये है कि व्यंजन रेखाओं में दो साइड होते हैं, एक दायां एक बायां, एक दायां साइड एक बायां साइड। 1 2 3 ये चा था हमारा, और 1 2 3। तो कब हम इधर लगाएंगे, कब हम इधर लगाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि स्वर जब कभी भी किसी भी शब्द में स्वर पहले आता है तो वो पहली तरफ लगता है, और स्वर अगर व्यंजन रेखा में बाद में आता है तो वो बाद वाली साइड में अर्थात दाईं ओर लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा आम, तो आम में देखेंगे कि स्वर पहले आ गया है, तो अब आपको इसमें पहली तरफ अर्थात ये वाली जो साइड है, या माँ जितने समतल व्यंजन होते हैं उसमें अगर पहले स्वर आता है तो ऊपर की तरफ लगते हैं, ठीक है। और अगर कोई बाद में स्वर है, जैसे लिखा है कान, अब इसमें देखेंगे का के बाद में स्वर है तो ये हमारे दाईं ओर अर्थात इस साइड में लगेंगे, इस साइड में। इसीलिए हमने इसमें दोनों तरफ स्वर आपको दर्शाए थे। तो अभिप्राय आप समझ गए हैं कि जब स्वर पहले होगा तो बाईं तरफ लगेंगे, स्वर बाद में होगा तब दाईं तरफ लगेंगे। समतल व्यंजन में स्वर अगर पहले है तो वो ऊपर की तरफ लगेगा, समतल व्यंजन में बाद में है तब वो नीचे की तरफ लगेगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था नीचे शब्द और यहाँ पर दायां शब्द बताया गया था, लेकिन इसमें पहले वाली साइड के बारे में जिक्र नहीं हुआ, तो हमने आपको वो समझा दिया है। और आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको गहरे बिंदु में गहरे डैश और हल्के बिंदु में हल्के डैश स्वरों को किस तरीके से व्यंजन रेखाओं पर दर्शाते हैं, वो दर्शाना आपको हम इसमें बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली क्लास में।